हेलो दोस्तों, मंत्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 26 अगस्त से 31 अगस्त तक के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चैनल के साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आपको लाइक, शेयर और कमेंट भी करना है। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथियों, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। साथियों, विराट कोहली हमारे पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, उस तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेले हैं। तो ये इसका राइट आंसर है विराट कोहली। आगे हम देख सकते हैं विराट कोहली का फोटो आपकी स्क्रीन पर है। इनके बारे में देखते हैं। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एशिया कप 2022 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ अपना 100वां T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला। उन्होंने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे अधिक मैच खेलकर इतिहास रचा। वह भारत के लिए ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो वह दुनिया भर के दूसरे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 मैचों का आंकड़ा छुआ है। साथियों, दुनिया के वह दूसरे क्रिकेटर हैं और भारत के पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैचों से अधिक खेले हैं। तो साथियों, दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दुनिया के पहले क्रिकेटर रॉस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैचों से अधिक खेले हैं। तो ये दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं, जबकि विराट कोहली दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं और भारत के प्रथम खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन कहाँ स्थापित किया गया? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। देश का पहला भूकंप स्मारक जिसका नाम स्मृति वन दिया गया है, वह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो साथियों, यह गुजरात में स्थापित किया गया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा इसे गुजरात में स्थापित किया गया है। तो साथियों, इसके बारे में हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्मृति वन की स्थापना 2001 के भूकंप में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि और कच्छ के लोगों के जुझारू जज्बे को सम्मान देने के लिए की गई है। उन्होंने कच्छ में भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को समर्पित करने के बाद जनसभा में कहा कि इस स्मारक में कच्छ की पीड़ा परिलक्षित होती है। इसमें इस विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वालों के 12,000 से अधिक लोगों के नाम उकेरे गए हैं। स्मृति वन को भुजियों पहाड़ी के ऊपर 175 एकड़ क्षेत्र में 375 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसमें भूकंप सिमुलेटर सहित कई दीर्घाएं हैं, जिससे इसमें भूकंप के झटकों जैसी अनुभूति होती है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि यह पहला भूकंप स्मारक है देश का, जिसका नाम स्मृति वन है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कच्छ जिले के भुज जगह पर इसे स्थापित किया गया है। और इसमें उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने अपनी भूकंप, जो 2001 में भूकंप आया था, उस समय अपनी जान गंवाई। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। अगला करंट हम देखते हैं। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बनने जा रही है। तो कहाँ पर बनने जा रही है? तो हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है बारामूला से उधमपुर रेल लाइन पर। दूसरा, गंगोत्री यमुनोत्री रेल लिंक की परियोजना में। तीसरा है पीरपंजाल। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका बहुत ही राइट आंसर है गंगोत्री यमुनोत्री रेल लिंक परियोजना में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बनने जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। गंगोत्री से यमुनोत्री तक जो रेल लाइन है, रेल लाइन एक प्रोजेक्ट चल रहा है। गंगोत्री से यमुनोत्री को जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बीच एक सुरंग बनाई जाएगी जो कि देश की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है।
आगे इसके बारे में जानते हैं। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम को रेल लाइन से जोड़ने के लिए देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण होगा। जाजल और मरोड़ के बीच बनने वाली सुरंग की लंबाई 17 किलोमीटर होगी। साथियों, इस सुरंग की लंबाई कितनी होगी? इस सुरंग की लंबाई 17 किलोमीटर होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी तक देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू एवं कश्मीर राज्य में ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में 12.758 किलोमीटर की है। तो साथियों, जो कि हमने क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन देखा था, पहला बारामूला ऊधमपुर रेल लाइन, यह अभी तक की देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है, जिसका नाम T49 है। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई दी गई है। इसकी लंबाई 12.758 किलोमीटर की है। लेकिन अब एक नई रेल सुरंग बनने वाली है, जो कि गंगोत्री से यमुनोत्री रेल लाइन के बीच बनेगी और इसकी लंबाई 17 किलोमीटर की होगी और यह जाजल से मरोड़ के बीच बनेगी। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने गंगोत्री व यमुनोत्री धाम को रेल लाइन से जोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए कई बार के सर्वेक्षण और तकनीक चर्चा के बाद 121.76 किलोमीटर लंबी रेलवे के सिंगल ट्रैक के लिए 30,000 करोड़ की फाइनल डीपीआर रेलवे बोर्ड ने दिल्ली भेज दी है। इसमें से 70% ट्रैक सुरंगों के अंदर होगा, यानी इसका जो गंगोत्री से यमुनोत्री तक का जो ट्रैक होगा वो उसका 70% हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि आप देश की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी बनेगी, तो ये गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन पर जाजल और मरोड़ के बीच बनेगी। इसकी लंबाई 17 किलोमीटर होगी। साथियों, अगला करंट अफेयर है सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन। इसका अर्थ आप समझते ही होंगे। नागरिक उड्डयन यानी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इससे संबंधित जो हमारे वाहन हैं, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, उससे संबंधित एक संस्था है। सिविल एविएशन के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बनेगा। साथियों, सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा बनेगा? तो साथियों, इसका आंसर है MITS, माधव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। हमारे देश का पहला सिविल एविएशन के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने वाला सेंटर बनेगा MITS, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यह ग्वालियर में स्थित है। साथियों, MITS ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन से जुड़े कोर्सों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO और MITS ग्वालियर के बीच हाल ही में MOU साइन हुआ है। इस तरह की ट्रेनिंग देने वाला यह देश का पहला शैक्षणिक संस्थान होगा। साथियों, देश का पहला शैक्षणिक संस्थान MITS होगा, जो कि सिविल एविएशन से जुड़े कोर्सों की ट्रेनिंग देगा। इससे पहले प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल भी MITS में प्रारंभ हुआ था। प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये MITS में ही प्रारंभ किया गया था। साथियों, इससे लिंक करके एक और प्रश्न बनता है कि देश के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। साथियों, अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। साथियों, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। कहा जाता है कि जब ये हॉकी खेलते थे तो इनकी हॉकी से गेंद चिपक जाती थी, यानी इनको इतना ज्ञान था हॉकी का कि ये गेंद खुद की हॉकी से छोड़ने नहीं देते थे। मतलब गेंद इनकी हॉकी से दूर जाती नहीं थी, यानी गेंद को बोलते थे, सभी लोग कहते थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होते थे कि इनकी हॉकी में कुछ चुंबक है जिससे गेंद चिपक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था। इनकी हॉकी को कई बार तोड़कर भी चेक किया गया, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला। बस एक प्रतिभा थी जिसने इन्हें हॉकी का जादूगर बनाया। साथियों, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद
इनका जन्म 29 अगस्त को 1905 में प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। साथियों, इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को हुई एम्स में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, एम्स में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका उपनाम हॉकी का जादूगर। साथियों, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनके भाई थे कैप्टन रूप सिंह, जिनके नाम पर ग्वालियर में क्रिकेट स्टेडियम है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्टेडियम है जहां पर दूधिया रोशनी की सुविधा है। मेजर ध्यानचंद बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे हॉकी के। इन्होंने लगातार 3 ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते और स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक लगाई। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसका राइट आंसर है जस्टिस यू ललित। यह भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश 49वें कौन होंगे? जस्टिस यू ललित। साथियों, जस्टिस यू ललित ने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने NV रमन्ना का स्थान लिया, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। साथियों, इससे एक प्रश्न लिंक करके और देखते हैं कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप कमेंट में आंसर जरूर दें। साथ ही एक आंसर और दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, लोसाने डायमंड लीग जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। तो इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। लोसाने डायमंड लीग, जब नीरज चोपड़ा का नाम आ गया है तो आप समझ ही सकते हैं कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से यानी जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायमंड लीग, लोसाने डायमंड लीग कई की प्रतियोगिता हुई, तो ये भाला फेंक की प्रतियोगिता हुई। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत के प्रथम भारतीय बने हैं जिन्होंने लोसाने डायमंड लीग जीती है। साथियों, चोपड़ा ने 89.08 मीटर के पहले थ्रो में स्वर्ण अपने नाम किया। वह यह खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। नीरज चोपड़ा मूलतः हरियाणा के हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खिलाड़ी के प्रदेश का नाम पूछ लिया जाता है कि वह खिलाड़ी किस प्रदेश से संबंधित है। तो साथियों, नीरज चोपड़ा हरियाणा से संबंधित है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, 27 अगस्त 2022 से पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित होगा? तो साथियों, ये यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है एंजेला मर्केल। साथियों, एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। इनके बारे में हम जान सकते हैं। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंजेला मर्केल ने 16 साल की अवधि के लिए जर्मन चांसलर का पद संभाला और 2021 में दे दिया था। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर है एंजेला मर्केल। साथियों, इससे संबंधित और भी कई सारे फैक्ट बन सकते हैं, जैसे कि जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्ज। इसके अलावा राष्ट्रपति कौन है जर्मनी के? तो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। साथियों, यूनेस्को का शांति पुरस्कार है इसलिए यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष ऑन्द्रे अजोले हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, यूनेस्को की शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने एशिया की पहली कागज मिल
का लोकार्पण कहाँ किया? तो साथियों, एशिया की पहली कागज़ मिल का लोकार्पण उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने बुरहानपुर में किया है। साथियों, बुरहानपुर में नेपा नाम से एक अखबारी कागज़ बनाने की एक कारखाना है, इसके बारे में जानते हैं। नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज़ बनाने वाला भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम है। यह मूलतः निजी उद्यमी द्वारा, यानी सबसे पहले ये किसी प्राइवेट किसी व्यक्ति के, मतलब कोई व्यक्ति था जिसने इसकी प्राइवेट कंपनी के रूप में स्थापना की थी, उसके द्वारा इसे 1947 में स्थापित किया गया था। फिर इसे 1949 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसको खुद के हाथ में ले लिया और उसके बाद 1959 में केंद्र सरकार ने इसको खुद के हाथ में ले लिया और इसे सार्वजनिक उपक्रम बना लिया। साथियों, पहले इसकी क्षमता 88,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष से अधिक कर दिया गया है। यहाँ आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने एशिया की पहली कागज़ मिल का लोकार्पण कहाँ किया है? तो इसका आंसर है बुरहानपुर। अगला प्रश्न है, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके अध्यक्ष बने हैं समीर कामत। साथियों, इसके अध्यक्ष बने समीर कामत। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। DRDO की स्थापना 1998 और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को नौसेना के किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को राष्ट्र को समर्पित करेंगे? साथियों, 2 सितंबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी INS विक्रांत को हमारे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। INS विक्रांत यह स्वदेशी विमान वाहक पोत है। साथियों, यह 2 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी इसको नौसेना को समर्पित कर देंगे, यानी राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। इसका वजन 40,000 टन से अधिक है। इसमें खर्च बनाने में आया है 20,000 करोड़। इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर है, जबकि ऊंचाई 59 मीटर है। यह देश में पहली बार इतना बड़ा बना हुआ विशाल वारशिप है, यानी अभी तक देश में इतना बड़ा लड़ाई के लिए कोई शिप नहीं बना है। ये सबसे बड़ा वारशिप है अभी तक का। साथियों, इसी के साथ हम आज की इस क्लास को ख़त्म करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं। धन्यवाद।